हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो में। लेखपाल का सेट नंबर 4 करेंगे। जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी के कॉमन सिलेबस में विषय होते हैं उन सभी के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। 50 में से जितना आपका स्कोर बन रहा हो, अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। पुराने सेट अगर देखना चाहते हैं तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अन्य किसी कोर्स या प्लेटफॉर्म या पेड ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये दो कॉलिंग नंबर है, हमारे व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है। हमारे पेड कोर्सेज के बारे में, पेड टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी इससे प्राप्त की जा सकती है। हमेशा की तरह पहले जीएस के क्वेश्चन देखेंगे और फिर हिंदी के और फिर एप्टीट्यूड रीजनिंग के। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महाजनपद की कर प्रणाली के संबंध में सही है? कृषक की कुल उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था राजा के द्वारा, जिसे भाग बोलते थे। ये करेक्ट है। उसके बाद लिखा है कि आर्टिसंस यानी कि जो कारीगर होते थे, बुनकर, लोहार, सुनार, ये कर किस तरीके से देते थे? ये 1 महीने उनके यहाँ पर मुफ्त में काम करते थे और इस प्रकार से कर उनका उगाहा जाता था। उसको श्रम बोलते थे इस तरीके के कर को। एनसीईआरटी 6 क्लास में दिया हुआ है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा डी, बोथ करेक्ट। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट और कालिदास, महान कवि कालिदास जिन्होंने बहुत सारे ड्रामा लिखे हैं, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूतम, ये सब। तो कालिदास किस शासक के दरबार के विद्वान थे? तो ये दोनों ही विद्वान थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ये दोनों थे। राखी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? राखी व्यवस्था है क्या चीज़, ये बताना है। क्या कृषकों की कुल उपज का 20% लेकर उन्हें संरक्षण देना है? कृषकों की कुल उपज का 2/3% लेकर उन्हें संरक्षण देना, या फिर कृषकों की कुल उपज का 30% कर के रूप में लेकर के उन्हें संरक्षण देना? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा सही। ठीक है। तो इसमें संरक्षण देते थे फार्मर्स को 20% लेकर के। ये प्रथा जो है सिखों के टाइम में चलती थी, सिख लोगों ने चलाई थी। 20% किसानों से कर लेकर के उन्हें संरक्षण प्रदान करते थे। वनडे एग्जाम में मॉडर्न इंडिया से अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि न्यूज़पेपर, मैगजीन या ऑर्गेनाइजेशन ना पूछा जाए। तो इसमें बताइए कि कौन सा जो है सही ढंग से मेल खाता है, ये बताना है। तो सबसे पहले लिखा है लीडर न्यूज़पेपर एनी बेसेंट का, ये रॉन्ग हो गया हमारा। रस्त गिरफ्तार जो है ये दादा भाई नौरोजी का है और लिखा है अंबेडकर जी, ये रॉन्ग हो गया। ठीक। उसके बाद मूक नायक जो है चंद्रशेखर आज़ाद लिखा है, ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा जब 3 ऊपर के रॉन्ग हो गए तो ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिकली यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। वंदे मातरम न्यूज़पेपर था और बिंदु घोष का। इसमें सही ढंग से जो मेल खाते हैं वो भी हमने आंसर की में रखा है। वंदे मातरम समाचार पत्र है और बिंदु घोष का। लीडर समाचार पत्र है मदन मोहन मालवीय का। रस्त गिरफ्तार जिसको ट्रुथ टेलर बोलते हैं, रस्त गिरफ्तार का पारसी मतलब होता है ट्रुथ टेलर, ये दादा भाई नौरोजी का है। और मूक नायक है समाचार पत्र भीमराव अंबेडकर जी का। अगला क्वेश्चन है कि जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस का उपयोग करके दूर किया जा सकता है? तो प्रेसबायोपिया दूर किया जाता है बाई फोकल लेंथ का यूज करके, जिसमें कन्वेक्स और कॉन्केव दोनों के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। बाई फोकल लेंथ का यूज होता है, लेंस का यूज करते हैं प्रेसबायोपिया को ठीक करने में। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कैटरैक्ट को ठीक करने में कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? वह तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? यानी एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, तो उसे बोलेंगे हम लोग आइसोबार। ऑप्शन नंबर बी, आइसोबार्स, ऑप्शन नंबर बी। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक किसे बोलेंगे? जो आयन, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक किसे बोलेंगे? तत्व जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कोयले की सबसे उत्तम किस्म कौन सी हो सकती है? सबसे उत्तम जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा हो और जिसको बर्न करने से कम जो है एमिशन हो, वही होता है सबसे शुद्ध कोयला। ठीक है, मतलब ज़्यादा देर तक जो जलता हो वही शुद्ध है, और जितना नीचे होगा ज़मीन के उतना ही शुद्ध होगा। तो इसका आंसर होगा एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लास 8 या 9th एनसीईआरटी में इस तरह की पिक जरूर आपको मिल जाएगी। इसमें लेयर्स दिखाए जाते हैं सेडिमेंटेशन के। तो सबसे पहले जो होता है ऊपर वेजिटेशन, उसको पीट बोलते हैं। ठीक है, तो पीट कोयला या फिर जो पीट लेयर पर मिलने वाला कोयला है वो सबसे ख़राब क्वालिटी का होता है। उसके बाद पीट के बाद होता है आपका लिग्नाइट, यहाँ पर दिखाया जा रहा है लिग्नाइट वाला एरिया है, तो ये जो है थोड़ा उससे अच्छा होता है। फिर जो है कंप्रेशन होता है, फिर बाइटुमिनस कॉल या फिर सब बाइटुमिनस कॉल मिलता है। कॉल मतलब वही कोयला।
तो बाइटुमिनस कोल और सब बाइटुमिनस कोल थोड़े और अच्छे होते हैं। सबसे अच्छा कोयला होता है सबसे नीचे पाया जाने वाला एंथ्रासाइट फॉर्म। तो एंथ्रासाइट सबसे शुद्ध होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जिनॉन को और किस नाम से हम जानते हैं। तो जिनॉन का दूसरा नाम है स्ट्रेंजर गैस, ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेंजर गैस। गैसों के कॉमन नेम पूछ लिए जाते हैं, जैसे अगर पूछ ले कि दमघोंटू गैस कौन है, दमघोंटू गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। क्रैकिंग गैस कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड। और जो है हाथ से गैस कौन है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, N2O, लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 से कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो शब्द जोड़े गए थे समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन नंबर बी। समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन नंबर बी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों के तहत आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है आपका अनुच्छेद नंबर 25 से 28 के बीच, ऑप्शन नंबर डी। धार्मिक स्वतंत्रता का दिया है प्रोविजन 25 से 28 में। 19 से 22 में दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, और 23 से 24 में दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 14 से 18 के बीच दिया है समता का अधिकार, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। इनमें से कौन सा अधिकारी जो है संसद की किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन मतदान करने का अधिकार उसे नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल नंबर 76 में अटॉर्नी जनरल की संकल्पना की गई है। एक पेट क्वेश्चन जरूर से जरूर आपके यूपीएससी के एग्जाम में आता है, कभी कभी 2 या 3 भी आ जाते हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर चीनी की मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की वेबसाइट पर अगर आप गए होते तो आपने देखा होता कि खुर्जा की पोट्री बहुत फेमस है, पॉटरी। तो ये है ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा खुर्जा क्या फेमस है, घी भी फेमस है, लखनऊ में चिकनकारी फेमस है, वाराणसी का हथकरघा उद्योग और मुरादाबाद के पीतल के बर्तन। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर जल्दी से आप जा करके देख सकते हैं। वैसे मैं मैं कोशिश करूंगा कि अगले टेस्ट में आपको लिस्ट दिखा दूं यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। यहाँ पर कुछ स्टेडियम दिए हुए हैं और कौन सा सही ढंग से नहीं मिलाया हुआ है। तो डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम ये वाराणसी में है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये आपका लखनऊ में है, करेक्ट है। ग्रीन पार्क स्टेडियम ये क्रिकेट स्टेडियम कानपुर में है, बिल्कुल ठीक है। ये महात्मा गांधी स्टेडियम सलेम में पड़ता है, तमिलनाडु में। ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, मेरठ में नहीं है। तो यही सही ढंग से मेल नहीं खाता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। इनमें से किस बैंक ने हाल ही में विकास अभय ऋण योजना शुरू की है। विकास अभय ऋण योजना शुरू की है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने, ऑप्शन नंबर सी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार हाल ही में किसे दिया है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार जापान सरकार के दिया जाने वाला जो है सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। ये मिला था पूर्व यहाँ के राजनयिक थे, वहाँ पोस्टेड थे, अब नहीं है। उनका नाम है, एक्चुअली जिनको मैं डिस्क्राइब कर रहा था वो ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि मैं पिछले साल वालों को डिस्क्राइब कर रहा था। पिछले साल राजनयिक श्याम शरण को मिला था। इस बार किसे मिला है, इस बार मिला है थंगजम धबाली सिंह को, ऑप्शन नंबर बी। श्याम शरण को मिला था 2019 में मई में, ये मिला है 1 मई 2020 को थंजगम धबाली सिंह को। मणिपुर के डॉक्टर हैं थंगजम जबाली सिंह, जो भी इनका नाम है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन इन्हें जापान की सरकार के द्वारा मिला है। किस लिए, प्रमोटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जापान इन इंडिया एंड डीपनिंग टाइज बिटवीन टू कंट्रीज। इनमें से किस राज्य की सरकार ने हाल ही में उम्बारे आंगनवाड़ी नामक पहल शुरू की है। उम्बारे आंगनवाड़ी शुरू की है गुजरात ने, ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है लॉकडाउन के दौरान बच्चों की मदद की जानी है उम्बारे आंगनवाड़ी स्कीम के तहत। किसे लोक उद्यम चयन बोर्ड PESB का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये बने हैं श्री राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर डी, राजीव कुमार। हमको बताना है कि निम्न में से सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है और ये नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो है इसका नया नाम रख दिया गया है सलीम अली नेशनल पार्क, जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मलक्का जल संधि जो है अंडमान और दक्षिण चीन सागर के बीच है, ये वाला जो है करेक्ट है। बाकी भी स्ट्रेट दिए हुए हैं, जैसे आपका पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट जो है पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच
सुंडा जल संधि जो है जावा और हिंद सागर के बीच, और डेनमार्क जल संधि उत्तर अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच। भारतीय वर्ग भूमाप के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इंडियन स्क्वायर लैंड मेजरमेंट, या फिर जो यूपी का बेसिकली पूछा जाता है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, करेक्ट है। और 20 कंचवासी में 1 बिस्वांसी होता है, सही है। 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं, ये भी सही है। लेकिन 1 एकड़ में 22 बिस्वा नहीं होता है, ठीक है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। 1 एकड़ में जो है 32 बिस्वा होते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है ये रॉन्ग था, और यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है की में। राजस्थान की प्रमुख नहर जो है इंदिरा गांधी नहर, ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है हरिके से। हरिका जो है ये सतलज और व्यास नदी के बीच एक संगम पर बना हुआ बांध है, हरिके डैम। यहाँ से आपका ये इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है। ऑप्शन नंबर बी। ग्राम सभा की बैठक 1 वर्ष में कितनी बार होना आवश्यक है? और दूसरा क्वेश्चन है कि इसके सदस्यों को बैठक से कितने दिन पहले सूचना देना जरूरी होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2 बार मिलना आवश्यक होता है और सदस्यों को 15 दिन पहले सूचना दी जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद योजना का उद्देश्य क्या था? किस राज्य ने इस योजना को शुरू किया? तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है ये उत्तर प्रदेश का, आप सभी को पता है। इसको प्रमोट किया गया था जिले के छोटे और मध्यम और परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उनका संवर्धन करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी ये सही है। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की संरचना पंचायती राज व्यवस्था की किस तरह की है? ठीक है, मतलब कैसा हमको फॉलो करना होता है पंचायती राज सिस्टम में। इसमें 3 टियर सिस्टम होता है, ग्राम लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, प्रखंड और जिला स्तर पर। विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फॉलो करते हैं। जिन स्टेट की आबादी जो है 20 लाख से कम है, वो जो है बीच वाला स्तर हटा सकते हैं, ठीक है। वो ब्लॉक लेवल पर मतलब हटा सकते हैं स्तर को, 2 स्तरीय वो रख सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। गहन कृषि खेती कृषि से क्या अभिप्राय है? ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग से क्या समझे हम लोग? तो इसका मतलब ये होता है कि द अमाउंट ऑफ लैंड इज लेस देन द पॉपुलेशन, जहां भूमि की मात्रा आबादी या फिर जनसंख्या की तुलना में काफी कम हो। ऑप्शन नंबर ए ये होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो चाय की खेती होती है आपकी लेटराइट सॉइल में। ऑप्शन नंबर डी। 18 अक्टूबर 2014 को जम्मू कश्मीर में आरोग्य ग्राम योजना शुरू की गई थी। ये किस संबंध में शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी कल्टीवेशन ऑफ फ्रैग्रेंट फ्लावर्स के लिए, ठीक है, सुगंधित फूलों की खेती से संबंधित है आरोग्य ग्राम योजना, जम्मू कश्मीर में जो शुरू की गई थी। भूमि की माप यानी पैमाइश जो होती है, इसका कार्य राजस्व विभाग किसके द्वारा करवाता है? तो ये करवाता है आपका लेखपाल और रेवेन्यू इंस्पेक्टर, या फिर कानूनगो के माध्यम से। लेखपाल और कानूनगो के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी। अब आखिरी क्वेश्चन जो है जीएस का बहुत आसान है। निम्नलिखित में से पंचायती राज प्रणाली की संरचना किस पर आधारित है? तो पूरा का पूरा पंचायती स्ट्रक्चर ही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी, यानी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अब हिंदी सेक्शन पर आ जाते हैं। यहाँ आसपास एक गांव है, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द कौन सा है? तो संबंधवाचक शब्द यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ होगा। यहाँ एक गांव है, तो ये संबंधवाचक अव्यय है, यही जो है हमारा आंसर हो गया। गांव जो है संज्ञा है, आसपास जो है हम लोग कह सकते हैं ये भी अव्यय है, लेकिन ये संबंधवाचक अव्यय नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी का मतलब है एक, ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब है उ, उ, पा, फा, बा, भा, मा, ये जो है किसके उदाहरण है? बोलते बोलते समझ में आ गया कि होंठ हमारे टच हो रहे हैं पा बोलने पर, तो ये जो है ओष्ठ व्यंजन है। मतलब ये जो है उ और उ ओष्ठ से बोले जाते हैं स्वर, और पा, फा, बा, भा, मा ये ओष्ठ व्यंजन वाले वर्ग में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। विवृत स्वर में मुख द्वार कैसा खुलता है बताना है। विवृत स्वर में मुख द्वार खुलता है पूरा। ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए कि संवृत स्वर जो होता है उसमें मुख द्वार कैसे खुलता है? बताइए कमेंट करके। अगर नहीं बता पाया कोई तो अगले टेस्ट में हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध लिखा हुआ शब्द है? वर्तनी किसकी सही है? तो शमीस लिखा हुआ ये गलत है,
ऐनक में जो है मात्रा बड़े ए की होनी चाहिए। संशय सही लिखा हुआ है, 46 होना चाहिए, 46 नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा इसमें। गंगा सबसे पवित्र नदी है, इस वाक्य में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? नदी जो है ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और पवित्र जो है विशेषण है, नदी जो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बन रहा है। ऑप्शन नंबर यहां पर सही होगा ए। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? जब दो पद जो है तीसरे पदार्थ की तरफ इशारा करते हैं तो यहाँ पर होगा दशानन। ठीक है, यानी जिसके 10 आनन है रावण, निशाचर। तो निशा में जो विचरण करते हैं यानी राक्षस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर। बाकी आप देखेंगे पंचवटी तो हो गया आपका द्विगु समास, बहुव्रीहि समास में दशमुख आ जाएगा, द्विगु समास में पंचवटी और शतरंग, तत्पुरुष में आ जाएगा देश प्रेम और हस्तलिखित। मृत्युंजय का मतलब क्या होता है? जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, यानी कि शिव। ऊट पटांग यानी ऊट पटांग यानी बेतुका। ठीक। और बृहस्पति यानी व्रहत है जो पति। ठीक है, ये भी सही है। चर्मकार का मतलब है जो चर्म का काम करता है, चमड़े का काम करता है। चार आकार जिसके होते हैं उसको चर्मकार नहीं बोलते हैं। तो ये जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है, डी वाला। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। निम्न में से कौन सा विकल्प कौटिल्य शब्द का विलोम है? तो कौटिल्य शब्द का मतलब क्या होता है? कौटिल्य जो है कुटिल शब्द से बना है। टेढ़ा जो होता है वो कुटिल होता है। धूत टाइप का जो होता है, जो सीधा नहीं होता है, बस वही कौटिल्य आप समझ लीजिए। थोड़ा सा टेढ़ा है जो, वो कौटिल्य है। ठीक है, तो आर्जव यहाँ पर होगा। आर्जव यानी कि जो सीधा ईमानदार है, सच्चा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। आर्जव का मतलब होता है सीधा सच्चा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा जंगल का पर्यायवाची नहीं हो सकता है? कांतार जो है जंगल का पर्यायवाची है, अरण्य जंगल का पर्यायवाची है, अवटी जो है जंगल का पर्यायवाची है, लेकिन उरग नहीं है। उरग का मतलब क्या होता है? सर्प या नाग। उरग नहीं है, उरग सांप का पर्यायवाची है, जंगल का नहीं है। अनुभव ना होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो अनुभव ना होने का मतलब है धूप में बाल सफेद होना। ठीक है, ये लोग बोलते हैं ना कि धूप में बाल सफेद नहीं किए, तो यानी कि जिसके धूप में बाल सफेद होते हैं वो अनुभवहीन है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। ओखली में सर देने का मतलब है कष्ट सहने पर उतारू हो जाना, और किनारा कसी होना यानी कि साथ छोड़ना, अरण्य रोदन करना यानी कि व्यर्थ विलाप करना। आगे के 10 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन से होंगे, जिनको हम यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला है कि 42 कर्मचारियों में से 18 क्लर्क हैं, 20 ऑफिसर लेवल के हैं और 6 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि ऑफिसर तो हैं लेकिन क्लरिकल काम भी इनको करना पड़ता है। तो हमारे पास 2 कैटेगरी के लोग हैं, इसलिए वेन डायग्राम भी 2 कैटेगरी वाला 2 सर्कल वाला बनेगा। ये तो क्लर्क लोग हो गए और ये वाले हो गए ऑफिसर। क्लर्क वाले 18 हैं, इसको सर्कल के बाहर इसलिए लिखा है क्योंकि इन 18 में ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जो कि ऑफिसर भी हों। ऐसे ही ये जो ऑफिसर वाले 20 हैं, इनमें से कुछ क्लरिकल वाले भी हो सकते हैं। अब ये जो 6 हैं इनको यहाँ लिखा जाएगा क्योंकि 6 जो हैं ऑफिस और क्लर्क दोनों संभालते हैं, इस वजह से दोनों सर्कल का जो कॉमन पार्ट है ये वाला, इसी में इसको लिखना पड़ेगा। अब ये जो क्लर्क वाला सर्कल है ये, इसकी कुल मिला के वैल्यू है 18, जिसमें से 6 यहाँ पे आ चुकी है, तो यहाँ पे कितनी बचेगी? 18 माइनस 6 यानी 12। ऐसे ये जो ऑफिसर वाले 20 हैं, ये टोटल 20 है, ये पूरा सर्कल, इसमें से 6 यहाँ आ चुके हैं, तो बाकी के 20 माइनस 6 यानी 14 अंदर लिखे जाएंगे। अब अंदर अंदर वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको जोड़ने पर आता है 14 6 20 और 12 32। 32 लोग ऐसे हैं जो कि इस ऑफिस में 2 में से एक पोजीशन पे हैं या फिर दोनों ही पोजीशन पे हैं। टोटल एम्प्लॉयज़ हैं उस ऑफिस में 42, जिसमें से 32 इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पर तो अवश्य हैं, लेकिन बाकी के जो 10 बच गए ना, वो ना तो ऑफिसर हैं ना ही क्लर्क। और आपसे पूछा यही जा रहा है कि बताइए कितने ऐसे हैं जो ना तो क्लर्क हैं और ना ही अधिकारी, तो वो हैं 10, डी। द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल मेड अप ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इक्वेशन। एक्स वाई प्लेन सबसे पहले बनाएंगे, ये हुआ ओरिजिन,
ये पूरा हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये हुआ वाई एक्सिस जिसमें प्लस माइनस दोनों शामिल हैं। ये वाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ। तो एक तो आपको ये पूरी लाइन चाहिए ट्राइंगल बनाने के लिए, और दूसरी ये पूरा एक्स एक्सिस चाहिए। तीसरी कौन सी लाइन चाहिए वो आपको इस इक्वेशन से निकालनी पड़ेगी। इस इक्वेशन में एक्स एक्सिस में कितनी दूर चला जाए, एक्स इंटरसेप्ट, यानी ओरिजिन से चालू करते हुए एक्स एक्सिस में आप कितनी दूर चलेंगे। ये कैसे निकलता है, कांस्टेंट टर्म यानी जो किसी का कोफिशिएंट ना हो, जो कि है 12, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी जो संख्या x के साथ मल्टीप्लाइड है उससे हमें डिवाइड करना है 12 को 4। तो 3 यूनिट आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक चलना पड़ेगा। ये डिस्टेंस हो गया 3 यूनिट का, ये पूरी लेंथ हो गई 3। उसके बाद y इंटरसेप्ट यानी ओरिजिन से चालू करके y एक्सिस में ऊपर चाहे नीचे कितना चलना है। अगर साइन पॉजिटिव है जैसे ये +3, तब आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है। मान लीजिए यही नेगेटिव आ जाता तो हम यहाँ से पीछे चले जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। y इंटरसेप्ट 12/3, कांस्टेंट टर्म बटे में कोफिशिएंट ऑफ y के साथ क्या है 3, तभी यहाँ पे 3 लिखा है। ये आ गया 4, यानी यहाँ से ऊपर चलना है बिकॉज ये है +4। ये 4 यूनिट का डिस्टेंस हुआ। ये एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, इनको ज्वाइन करा देंगे तो ये वाला जो एरिया है ये आपको निकालना है सबसे पहले। एरिया हम चाहें तो निकाल सकते हैं सीधे, लेकिन क्यों निकालें, एक सीधी सी ट्रिक है जिससे हम सरकम सर्कल पे आसानी से पहुंच जाएंगे। देखिए ये है 90 डिग्री, ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये पूरा ये 5 है बिकॉज 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिपलेट होती है। अब उसके बाद हम सीधे आते हैं फॉर्मूले पे जो हमारी ट्रिक है। सबसे पहले ट्रिक से करेंगे और उसके बाद कंसेप्चुअली आपको ले चलेंगे। तो ट्रिक के हिसाब से जो सरकम रेडियस है वो निकलती है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2। ये करना होता है। परपेंडिकुलर बेस का सम 4 3 7, 7 में 5 गया। सॉरी, ये वाली इक्वेशन है ये इन रेडियस के लिए है, यानी कि ये ट्राइंगल है उसके अंदर अगर सर्कल बना होता तब ऐसे निकालते। अभी आपको और भी ज़्यादा आसान ट्रिक याद करनी है। हाइपोटेनस का आधा कर देना है, 5 का आधा हो गया 2.5, ऑप्शन बी। यानी सिंपल हाइपोटेनस का आधा कर लीजिए, सरकम रेडियस निकल कर के आ जाएगी। अदरवाइज आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ करिए। सरकम रेडियस बराबर होता है ABC डिवाइड बाई 4 डेल्टा, जहाँ पे ABC तीनों साइड का मल्टीप्लिकेशन 4 डेल्टा, डेल्टा यानी एरिया। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस जिस पे ये 90 बना है, यानी जो जिस साइड पे ये ट्राइंगल खड़ा है 3। हाइट मतलब बेस पे कौन सी साइड 90 बना रही है, तो ये 4 है। इतनी आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये 2, 4 से 4 सीधे कटा, 3 से 3 कटा, 5 का आधा हुआ 2.5। अभी भी यही आंसर है चाहे जैसे आप करें, इसका आंसर होगा बी। अतुल अपने घर से 10 किलोमीटर पूर्व की तरफ जाता है। इस पॉइंट से उसने अपनी यात्रा शुरू की, पूर्व यानी ईस्ट, ये डिस्टेंस हुआ 10। अब वो यहाँ पे रुक गया, इसके बाद दाएं मुड़ता है। आप ऐसे जा रहे थे, यहाँ पे रुक गए, दाहिने मुड़ेंगे तो क्या करेंगे, नीचे जाएंगे। कॉमन सेंस की बात है। अपने आप को यहाँ पे इमेजिन करिए, यहाँ पे रुकिए और बताइए दाहिनी साइड आपकी क्या होगी, नीचे होगी। उसके बाद वो 12 किलोमीटर चलता है, ये डिस्टेंस हो गया 12, यहाँ पे वो रुक गया। इसके बाद फिर से दाएं मुड़ता है। आप ऐसे गए थे, यहाँ पे रुक गए, दाहिने मुड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, इधर को जाएंगे। इधर जाने के बाद 15 किलोमीटर जाता है, 10 जाता तो यहाँ रुक जाता बिकॉज ये भी 10 है। यहाँ से 5 और जाना है उसको, ये डिस्टेंस हो गया 5 और ये तो 10 है, तब जाके ये टोटल 10 5 15 है। अभी वो यहाँ पे रुका है और यहाँ पे पहुँचने के बाद
वह अपने विद्यालय पहुंच जाता है। ये रहा इसका स्कूल और ये रहा इसका घर। इसके बाद बताइए कौन सी डायरेक्शन में है। अगर आप घर से स्कूल की तरफ देखें मतलब यहाँ से यहाँ, आपने कहाँ देखा? इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन किसके बीच में पड़ती है? वेस्ट और साउथ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये हुआ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और ये डिस्टेंस कितना है वो निकाल लेते हैं। इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ये अगर 12 है तो ये भी 12 है, ये 5 है, ये 90 है। 5 12 13, तो डिस्टेंस 13 है। और अगर आप घर से स्कूल देख रहे हैं तो साउथ वेस्ट, लेकिन यहाँ पे देखिए वो क्वेश्चन है ही नहीं है। इन विच डायरेक्शन इज हिज हाउस फ्रॉम हिज स्कूल। स्कूल से घर देखिए, इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं। और ये वाली जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और 13 किलोमीटर बी। अगला सवाल कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। अगर सब्जेक्ट को ये लिखते हैं, परफेक्ट को ये लिखते हैं, तो पाइनएप्पल को क्या लिखेंगे? SUBJECT ये सब्जेक्ट है। ये 19, 21, 2, 10, 5, 3 और 20 सबका न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट हमने लिख डाला। WXDIGFX 23, उसके बाद में 24, 4, 9, 7, 6 और 24। यहाँ से लेकर यहाँ जाना है +4। ऐसे ही 21 से 24 +3, 2 से 4 +2, तो 4 3 2, पहले 4 जोड़ा फिर 3 फिर 2। उसके बाद आ गए हम बीच में, J से I मतलब -1 कर दिया। उसके बाद 5 से 7 +2, 3 से 6 +3, 20 से 24 +4। तो बीच वाले लेटर में आपको -1 करना है, और लेफ्ट में जो 3 लेटर हैं उसमें +4 +3 +2, और राइट में जो 3 लेटर हैं +2 +3 +4, ये करना है अभी तक। ऐसे ही आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, परफेक्ट को ये लिखा है PERFECT 16, 5, 18, 6, 5, 3, 20 सबके न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट एकदम याद होने चाहिए। इसका कोड है THTEGFX 28, 20, 5, उसके बाद में 7, 6 और 24। ये बीच वाला लेटर उसमें 6 से 5 हो गया, -1 हो गया। लेफ्ट वाले में +4, +3 और +2 हुआ, राइट वाले में +2, +3, +4 हुआ कि नहीं? 5 से 7, 3 से 6, 20 से 24, यही हुआ। तो इसका मतलब हमने लॉजिक एकदम ठीक पहचाना है। यहाँ पे स्पेस बना देते हैं क्योंकि लॉजिक देखने के लिए ये तो हमने लिख ही रखा है। अब है पाइनएप्पल, उसमें 16, 9, 14, 5, 1, 16, 12 और 5। ए जो है वो बीच में है, इससे करेंगे -1, बीच में Z आएगा। बीच में Z कहाँ कहाँ पे है? इधर है, इधर है, इधर है। इधर तो नहीं है, G है बीच में, इसको काट दीजिए अभी से। 16 से हम क्या बना सकते हैं? 16, 5, 21। जब लेफ्ट में 3 थे तब +4 से शुरुआत हुई। लेफ्ट में यहाँ पे 4 हैं तो +5 से शुरुआत होगी। 21 यानी U, 9 4 13, 13 मतलब M, 14 3 17, 17 मतलब Q। तो UMQ शुरुआत में आपको चाहिए, यहीं पे मिल रहा है, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाकी आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, यही आएगा। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। पुनीत और रमेश भाई हैं। ये पुनीत और ये रमेश, ये दोनों आपस में भाई हैं। अशोक रमेश का पिता है। अगर अशोक रमेश का पिता है तो वो साथ ही साथ पुनीत का भी पिता है, बिकॉज ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, सिबलिंग हैं। ये हो गए अशोक। अशोक की एक इकलौती बहन है। ये जो अशोक की इकलौती बहन है, इनका नाम फिलहाल पता नहीं है, इनको यहाँ पे हमने रख दिया। आरोही अशोक की भांजी है, यानी अशोक उसका मामा है। भांजी होने का मतलब ये हुआ कि आपकी कोई बहन है, उसकी बेटी,
तो अशोक की बहन यहाँ पे हैं और ऊपर से इकलौती बहन लिखा हुआ था। इसका मतलब इनके अलावा कोई और इनकी बहन नहीं है। इसका मतलब भी ये हुआ कि इन्हीं की बेटी आरोही हैं। ये हो गया। तथा नित्या अशोक की इकलौती बहन की इकलौती बेटी की इकलौती पुत्री हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, नित्या कौन है? अशोक की इकलौती बहन की यानी इनकी, इनकी इकलौती बेटी यानी आरोही की, आरोही की भी बेटी कौन है? नित्या है। ये रही नित्या। पुनीत का नित्या से क्या संबंध है, ये बताना है हमें। अगर हम नित्या के हिसाब से देखें तो इनकी मम्मी आरोही हैं, और आरोही और पुनीत में क्या संबंध है? आरोही और पुनीत देखिए सेम स्केल पे हैं, यानी ये आपस में भाई बहन तो नहीं है, लेकिन आपस में चचेरे भाई बहन अवश्य हैं। बिकॉज पुनीत और आरोही के माता पिता डिफरेंट हैं। पुनीत के पिता ये हैं अशोक, आरोही की माता ये हैं, और ये दोनों आपस में भाई बहन हैं सगे। इसका मतलब ये और ये पुनीत और आरोही ये आपस में कजिन हैं। कजिन है इसका मतलब बहन के इक्वलेंट हैं पुनीत और आरोही आपस में। पुनीत के हिसाब से देखें तो आरोही एक प्रकार से उनकी बहन हुई, और आरोही के हिसाब से देखें तो पुनीत उनके भाई हुए। तो नित्या अगर पुनीत को देखेंगी तो वो उनके मामा लगेंगे एक प्रकार से, क्योंकि मम्मी के जो भाई होते हैं वो मामा होते हैं। तो पुनीत कौन हो गए? मामा ए। If the sum of 2/3 and 3/5 of a number is 95, अगर वो नंबर x है तो उसका 2/3 होगा 2x/3 और उसका 3/5 होगा 3/5 ऑफ x। इनको जोड़ देंगे तो ये 95 के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग x निकालेंगे। नीचे हो जाएगा 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10x, 3 × 3 = 9x। ये 95, 19x बराबर 15 × 95। ये 15 ऊपर जाएगा तो 95 से गुणा हो जाएगा इसका। 95x है ये। 19 × 5 = 15 × 25 = 75। x बराबर हुआ 75। वो नंबर क्या है? 75। व्हाट शुड बी एडेड टू दैट नंबर? 75 में हम क्या जोड़ें? टू गेट द वैल्यू दैट शुड बी इक्वल टू 39 लेस देन द स्क्वायर ऑफ 17। यहाँ पे 75 में हम क्या जोड़ें कि हमको ऐसी वैल्यू मिले जो कि 17 के स्क्वायर से 39 कम है। 17 का स्क्वायर होता है 289। 39 आप इसमें अगर कम कर देंगे तो 250 हो जाएगा। तो 75 में क्या जोड़ें कि 250 आ जाए? तो 75 में अगर मैं 200 जोड़ दूं तो 275 आएगा, लेकिन 275 चाहिए ही नहीं, हमें 275 से 25 कम यानी 250 चाहिए। तो 200 ना ऐड करके 25 कम यानी 175 ऐड करेंगे। ऑप्शन बी। नवीन स्पेंड 3/10 ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट, 25% on house expenses and 15% on the other things. Now he has 5040 left over. 3/10वां हिस्सा किराया दे दिया, 25% घर के खर्चे में लगा दिए, 15% दूसरी चीज़ों पर खर्च कर दिया। इन सब के बाद में उसके पास 5040 बचे। तो उसकी शुरुआती सैलरी बताइए क्या होगी? तो देखते हैं। 3/10 का मतलब हुआ 30%। 30% यहाँ खर्च हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑफ द रिमेंडिंग, यानी 30% खर्च हो जाने के बाद जो बचा हुआ है उसमें खर्च किया आगे या फिर इनिशियल सैलरी में खर्च किया पूरा। तो यहाँ पे ऑफ द रिमेनिंग करके कुछ लिखा नहीं है, यानी शेष का। तो 30% इधर खर्च कर दिया, ये इनिशियल सैलरी का था। ये जो 25% है ये 30% खर्च करने के बाद वाली सैलरी का नहीं है, शुरुआती सैलरी का ही है। ऐसे ही ये भी 15% इनिशियल सैलरी का ही है। तो 30 इधर, 25 इधर, 55, 55, 15, 70, 70% खर्च कर दिया। तो 30% का मतलब है 5040। इनिशियल सैलरी यानी 100%। हमेशा ध्यान रखिए इनिशियल कोई भी चीज़
100% होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल करके आएगी 5000 गुणे में 100 बटे में 30। इससे ये कटा, इसके बाद हम लोग 3 से काटेंगे, 16 बार में 48, 3 अट्ठे 24। ये 16,800 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, 16,800 यहाँ से करेक्ट हो गया। If the sum of three numbers is 420 and the ratio of the first number to the second is this, ये है पहला, ये है दूसरा, इन दोनों के बीच का रेशियो है 2/3 एंड द रेशियो ऑफ थर्ड इनफैक्ट सेकंड टू द थर्ड, दूसरे और तीसरी जो टर्म है उसका रेशियो दे रखा है 4/5। अगर हम कॉमन बात करें तो LHS में ये दोनों चीज़ें कॉमन हैं और RHS में इनकी पोजीशन कॉमन होगी, यानी ये जो सेकंड है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सेकंड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों ही LHS में अगर हम बात करें इज इक्वल टू के इधर, तो दोनों ही सेकंड हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग कैसे हो गए, सेम होने चाहिए। 3 और 4 कैल्शियम होता है 12, तो 3 से भी हम 12 बना देंगे और 4 से भी। 3 से 12 बनाने के लिए 3 चौके 12, ऐसे ही 4 तिहाई 12। नया रेशियो हो जाएगा इस पूरी चीज़ का 4 गुना, 8 वर्सेस 12, और इस पूरी चीज़ का 3 गुना करेंगे तो नया रेशियो मिल जाएगा 12 वर्सेस 15। ये दोनों चीज़ें सेम हो गई, इनको एक बार लिखिए, बाकी सबको कॉपी करिए, ये आ गया नया रेशियो। अगर 15, 12, 27, 8, 35 टोटल 35 रुपये अगर हैं तो पहले बंदे को 8 रुपये, दूसरे को 12 और तीसरे को 15 मिले हैं, लेकिन टोटल रुपए 35 ना हो के 420 हैं। तो हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज एडेड टू द डबल ऑफ द फर्स्ट नंबर टू गेट द स्क्वायर ऑफ 14। हमें यहाँ से पहला नंबर चाहिए और बाकी चीज़ें उसके बाद करेंगे। पहला नंबर क्या है, 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 420 गुणे में 8 बटे में 35, ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क जो कि हमें चाहिए। 7 5 जा, 7 6 जा और एक 0, 5 12 जा, 12 अट्ठे 96, हमें मिल गया यहाँ से 96। 96 का डबल करना है सबसे पहले, डबल ऑफ द फर्स्ट नंबर, 96 का डबल 192। टू गेट दी स्क्वायर ऑफ 14, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो कुल मिला के आपसे ये पूछा गया है अभी तक कि 192 में हम क्या जोड़ें कि 196 आ जाए, तो सीधे दिख रहा है 4 जोड़ने का, 4 जोड़ना है आपको, ऑप्शन सी। What will be the compound interest for 2 years on ₹800 at an annual interest of 10%। यह है पहले साल का और यह है दूसरे साल का। पहले साल चाहे आप सिंपल बात करें चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात क्यों ना करें, दोनों ही चीज़ें सेम होती हैं, क्योंकि कंपाउंड का मतलब है ब्याज के ऊपर ब्याज। जब आप पहली बार ब्याज लगाते हैं तो आपके पास ऑलरेडी कोई ब्याज तो होता नहीं है, तो किस पे लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है प्रिंसिपल पे ही लगाएंगे। इस 800 का सिंपल हम 10% ले लेंगे, 80 आ जाएगा इधर। दूसरे साल ये 80 रुपये तो मिलेंगे ही पहले साल वाले, लेकिन इस 80 का भी 10% और मिलेगा। 80 का 10% मतलब दाहिनी तरफ से एक 0 कैंसिल, 8, ये 8 रुपये और मिलेंगे। 160 और 8, 168 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, डी। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर बाइज 10 टॉफीज फॉर 10 रुपीज़, 8 टॉफीज़ फॉर 10 रुपीज़, सॉरी। ये है नंबर, यानी कितनी चीज़ें आप खरीद रहे हैं, और ये है वैल्यू। इन नंबर को खरीदने की आपने जो भी पेमेंट करी वो यहाँ लिखेंगे। केस नंबर 1, पहली बार आपने 8 चीज़ें खरीदी, 10 रुपये की आपने पेमेंट करी। एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 8 टॉफीज़ फॉर 6 रुपीज़। ये जो केस 1 है ये खरीदते टाइम का है, खरीदते टाइम आपने इतने नंबर खरीदे इतने रुपए में। और ये जो केस नंबर 2 मैं ले रहा हूँ ये बेचते टाइम का केस है। जब आप बेच रहे थे तब आपने 8 टॉफ़ी बेची, लेकिन 6 रुपए में। पहले 8 टॉफ़ी खरीदी और 8 टॉफ़ी बेच दी, तो 8 हमारे लिए कोई महत्व ही नहीं रखता। अब
अब सिर्फ ये बात मैटर करती है कि आपकी जेब से रुपए लगे 10, आपके पास रुपए लौट के आए 6, यानी 4 रुपए कम आए ना। कितने पे? कॉस्ट प्राइस से हमेशा डिवाइड करते हैं 10 पे। 4/10 का मतलब हुआ 40%, बी।